हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर में हमें बताया गया एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, और फिर हमें करना है इन इकोनॉमी टिल 2008 एंड आफ्टर 2008 जो क्या क्या चेंजेस आए थे इंडियन इकोनॉमी में, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हम टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इस पे बताया हुआ है कि एंगस मेडिसन डेटाबेस ने जो इंडिया एंड चाइना का ग्लोबल जीडीपी बताया था वो तो 50.5% कब 1000 AD में जीडीपी कंप्यूटेड इन $1990 and in purchasing power parity terms. By 1600 AD, that figure had risen to 52%, with China accounting 29% and India accounting for 23% of global GDP. A century later, China's GDP share had declined while India's had risen to 24.4% of world output. Indian British colonialism altered the dynamics, and by 1820 India's share had plummeted to 16.1% of total world output. तो जैसे जैसे ब्रिटिशर्स का रूल बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे आई एम सॉरी, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो जीडीपी है जो डाउन होती जा रही थी। और अकॉर्डिंग टू आईएमएफ, इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल जीडीपी रीच्ड 7.3% in 2021. However, in terms of GDP purchasing power parity, India is ranked third in the world, only after USA and China. Today, India is one of the world's fastest growing major economies. India's economic performance during British Raj was dismal, क्योंकि बहुत दयनीय स्थिति थी। इंडिया से जो भी वेल्थ थी वो ड्रेन होती जा रही थी एज पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। द कॉलोनियल स्टेट्स पॉलिसीज वर significant barriers to the country's growth. The recurring famines and disease outbreaks in India throughout the second half of the 19th century and the first half of the 20th century demonstrate the British government's socio-economic irresponsibility. The pre-independence period was characterized by near stagnation with little change in the organization of production or productivity level. Pre-independence period में थोड़ा बहुत stagnation देखने को मिला था। रीज़न क्या था कि थोड़े बहुत प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी लेवल्स में जो चेंजेस आए थे। उससे पहले इंडिया की इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट थी, बट जैसे जैसे ब्रिटिश राज गहरा होता गया या उनकी डेप्थ बढ़ती गई और उनका रूल बढ़ता गया, वैसे वैसे इंडिया की इकोनॉमी रिलायंट बनती गई। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंडियन इकोनॉमी की? वर्ल्ड बैंक ने इंडियन इकोनॉमी के जो पर कैपिटा इनकम है उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें है लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम एंड हायर इनकम। इंडियन इकोनॉमी फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी। कंट्रीज दैट हैव पर कैपिटा इनकम बिटवीन $996 and $3,895 falls in this classification, and India as on 2019 had PCI of 1891. सो इंडिया जो है वो लोअर मिडिल इकोनॉमी में कैटेगरी में फॉल करता है। इंडियन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर्टी इज़ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बट इन टर्म्स ऑफ PCI इंडिया रैंक्ड वेरी लो। पर कैपिटा इनकम में लो रैंक कर रही है, बट थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है परचेजिंग पावर पैरिटी में। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है कि आप जो चीज़ इंडिया में ख़रीद पा रहे हैं वही सेम चीज़ को आप USA में ख़रीद पा रहे हैं, वही सेम चीज़ को आप कनाडा में ख़रीद पा रहे हैं, तो उसे परचेजिंग पावर पैरिटी कहा जाता है। द लो पर कैपिटा इनकम इज़ मेनली एट्रीब्यूटेड टू हाई लेवल्स ऑफ
poverty, unemployment, illiteracy, etc. etc. India was backward nation at the time of its independence. The government addressed the developmental issues through 5-year plans by setting targets and ensuring the allocation of funds for the development of various sectors. 5 years plan को हम नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. A number of factors influence the nature and characteristics of Indian economy. Some of these factors include low per capita real income, और फिर है rapid population growth, a high rate of unemployment, underemployment and disguised employment, excessive reliance on the primary sector, a vicious सर्कल ऑफ पॉवर्टी, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट. तो इसमें कैसा है कि कुछ जो फैक्टर्स है जो इंडियन इकोनॉमी के नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक को डिफ़ाइन करते हैं वो ये हैं. लो पर कैपिटा इनकम जो है वो, रियल इनकम जो है वो लो है, और पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत रैपिड है, अनएम्प्लॉयमेंट की रेट भी हाई है, और अंडर एम्प्लॉयमेंट भी है. अंडर एम्प्लॉयमेंट है कि लोगों को कम रिक्रूट किया गया है. ज़रूरत 100 लोगों की है पर 70 लोगों को रिक्रूट किया गया है. अनएम्प्लॉयमेंट रेट है कि वो एम्प्लॉयबल है बट उनको एम्प्लॉय नहीं किया गया. एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है कि जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, जो एक्चुअली एम्प्लॉयड है बट एम्प्लॉयड भी नहीं है, उनको 6 महीने में एक बार काम मिलता है. जैसे लेबर क्लास होती है, जिसका सीज़न आता है तो उसे काम मिल जाता है. एक्सेसिव रिलायंस ऑन द प्राइमरी सेक्टर. तो प्राइमरी सेक्टर जो कि मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं कहेंगे, हमारा एग्रीकल्चर जो है वो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, तो उस पर एक्सेसिव रिलायंस है. हालांकि अभी धीरे धीरे कम होता जा रहा है. इंडिया सर्विस इकोनॉमी बनती जा रही है. अ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी क्या क्या है कि करंट में भी हम देखें कि जो गरीब लोग हैं वो लोन्स लेते रहते हैं. उनकी जितनी इनकम नहीं होते उतना वो EMI पे करते रहते हैं, और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं या जो भी स्मॉल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनसे वो लोन लेते रहते हैं, एंड दे रिमेन पुअर. फिर राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट जैसे धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है. अंडर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता जा रहा है. ये एक चार्ट बताया हुआ है जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेटर्स को बताया हुआ है कि पॉपुलेशन इस टाइम पे इतनी थी तो GVA इतना था. फिर 2015-16 का बताया है, 16-17 का बताया है, फिर 17-18 एंड ऐसे करते करते 20-21 तक का बताया है. और जो हमारा पर कैपिटा GDP, पर कैपिटा GNI और ये सब चीज़ें बताई हुई है. इनको हम GDP GNI सब कैलकुलेशंस हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. हमारे 2 टॉपिक्स हो गए हैं इसमें. फिर बताया गया है कि इंडिया जो था वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी था विद ए लो पर कैपिटा इनकम. आफ्टर इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर शेयर ऑफ GDP फेल ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस वाइल इंडस्ट्री एंड सर्विसेज इंक्रीज्ड. Agriculture was a dominant sector in the Indian economy in 1950, accounting for 53.1% of GDP. Industry had a 16.6% share, while services had a 30.3% share. तो हाँ, इसमें बताया कि 1981 में जो सर्विस सेक्टर था वो 38% था, एंड जिसने सरपास कर लिया 36.1 को टू बिकम द लार्जेस्ट contributor to India's GDP. The industry remained third with a 25.9% share. There was a clear and significant compositional shift in favor of services sector after 1980. Indian economy in British period. इंडियन इकोनॉमी का ब्रिटिश पीरियड में क्या सिचुएशन थी वो बताया गया है. ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनिज्म इंडियाज़ कॉमर्स, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर हैम्पर्ड बाय द यूनिलेटरल ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल, रॉ मटेरियल्स टू ब्रिटेन. जैसा कि बताया गया था कि जैसे जैसे इंडिया में वेल्थ जो थी वो ड्रेन होती जा रही थी और उसको ब्रिटेन में ट्रांसफ़र किया जा रहा था. द नेग्लेक्टेड सोशल सेक्टर हैड ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमीज प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. सोशल सेक्टर कौन था? जो भी इंडियंस थे वो इंडिया का सोशल सेक्टर है, तो उनको एकदम से नेग्लेक्ट किया गया था. फर्दरमोर, अंडर ब्रिटिश रूल इंडिया रिमेन्ड अ लो क्वालिटी लेबर मार्केट. एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रिटेन्स स्टेडी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडियाज इकोनॉमिक सिचुएशन वाज इन अ डायर स्टेट ऑफ अफेयर.
मतलब खराब, दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अकॉर्डिंग टू स्टेटिस्टिक्स लेस देन 1/6 ऑफ इंडियंस वर ओनली लिटरेट। मतलब इंडिया में बहुत ही कम लिटरेसी रेट थी। द कंट्रीज सर्वाइवल हैड बीन कॉल्ड इनटू क्वेश्चन ड्यू टू एब्जेक्ट पॉवर्टी एंड शार्प सोशल डिफरेंसेस। तो जो सर्वाइवल था वो भी इंडिया का क्वेश्चन में आ गया था। ये रीज़न ये कि जिस हिसाब से पॉवर्टी बढ़ती जा रही थी और जिस हिसाब से जो सोशल डिफरेंसेस थे वो बढ़ते जा रहे थे। दादा भाई नारोजी published the first estimates of mentioned national income in India in his book Poverty and Un-British Rule in India for the 1867 and 1868। ये दादा भाई नारोजी की फेमस बुक है। इसके बारे में भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। अकॉर्डिंग टू हिम ब्रिटिश इंडियाज़ national income was ₹340 crore and per capita income was ₹20 per annum at current prices. This works out to ₹142 per annum in 1948 to 1949, and other economics of the period William Digby, Finlay, Shiraz, V.K.R.V. Rao and R.C. Desai produced estimates of India's national income, and the findings were almost identical. Atkinson estimated India's per capita income to be ₹172 and Horn calculated it to ₹158 in 48 and 49 prices for the years 1875 and 1891 respectively। तो एटकिंसन ने जो दिया था वो 1948 और 49 का दिया था, एंड हॉर्न ने जो कैलकुलेट किया था वो 158 कैलकुलेट किया था। कर्जन projected per capita income in 1902 be ₹148 in 1948 and 49 prices. However, by 1947 the per capita income had risen to ₹250 per year. According to the work of Cambridge Economics Angus Madison, India's share of global income was 23% 1600 AD, but by the time the British left in 1947, it had shrunk to only 3%. Similarly, India accounted for 33% of global trade in 1600, but fell to less than 3% in 1947. According to former Prime Minister Manmohan Singh, at the turn of 20th century, India was the brightest jewel in the British crown and poorest country in the world in terms of per capita income. जब ब्रिटिश रूल यहाँ से गया था तब पुअरेस्ट कंट्री थी, और इंडिया की वजह से ही ब्रिटिश क्राउन जो था वो मतलब जेवल लाइक था एक। ओके, ये सेंचुरी वाइज इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम बताया हुआ है। फिर अब आ जाते हैं हम ब्रिटिश एरा के बारे में, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। British era, the British impact on the Indian economy can be discussed in 3 different phases. Early British period from 1600 to 1757 AD, 1757 to 1857, and British Crown period 1858 onward. तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। अर्ली ब्रिटिश पीरियड 1600 to 1757, जब ब्रिटिशर्स आकर जमना स्टार्ट हुए थे, यहाँ पे अपना पैर जमा रहे थे वो लोग, यहाँ पे अपनी इंडस्ट्रीज़ जमा रहे थे। उनके कोई रूल्स नहीं थे, कोई लॉज नहीं थे, कोई ऑर्डर नहीं थे। फिर उसके बाद में 1757 से 1857 में उन्होंने धीरे धीरे करके अपने कानून बनाना शुरू कर दिए। बहुत सारी 1857 की क्रांति उसे एक सेंचुरी में हुई थी लास्ट में जाके, जब ब्रिटिशर्स का जो एक्सपोजर था वो इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, वो बहुत ज़्यादा रूल करने लग गए थे इसलिए। एंड फिर उसके बाद में ब्रिटिश क्राउन पीरियड आता है। क्राउन पीरियड में क्या हुआ कि ऑर्डियल आया क्वीन का, और उसके थ्रू चार्टर लाए गए, फिर एक्ट्स आए, फिर ऐसे जाके 1935 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया जिसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस भी किए गए थे। ठीक है, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द फाउंडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600 AD मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट फेज।
तो इसमें बताया गया कि द कंपनी हैड 2 गोल्स: प्रोक्योर रॉ मटेरियल्स फॉर देयर फैक्ट्रीज एंड फाइंड ए मार्केट फॉर देयर completed goods. The second phase began with the Battle of Plassey. Battle of Plassey हुआ था 1757 में, which marked a turning point in colonial control in India. This time was marked by blatant robbery by the East India Company, camouflaged as trade, exploitative land revenue policies, and dishonest and unscrupulous company of officers accumulating vast fortunes. तो ये कंपनी ऑफिसर्स जो थे वो इंडिया से सारा धन लूट लूट कर ले जा रहे थे. द थर्ड फेज बिगिन इन 1857 व्हेन द ब्रिटिश क्वैश द सिपाही म्यूटिनी जो 1857 में जो क्रांति हुई थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वाली, वो the British Crown dissolved the company and assumed exclusive control of India. This period was marked by colonial exploitation through deindustrialization, agricultural commercialization, wealth drain, and westernization of Indian education system. ठीक है. By the time the British withdrew, India had devolved into a destitute economy. मतलब 1947 में जब वो लोग गए थे तो इंडिया एक डेस्टिट्यूट बन गया था. इंडियाज़ प्रोपोर्शन ऑफ ग्लोबल जीडीपी फेल फ्रॉम 23% in 1600 AD to 3% in 1947. During the same time span, India's proportion in global exports fell from 33% to 3%. The British land taxation program was designed to exploit the Indian peasantry. The British introduced Jamindari, Mahalwari and Ryotwari systems to take excessive land tax from farmers. ये सारे systems अलग अलग states में या अलग अलग areas में लगाए गए थे. जैसे कुछ एक सदर्न इंडिया में, कुछ नॉर्थ इंडिया में, एंड कुछ इधर अपना ईस्टर्न या वेस्टर्न इंडिया में कह सकते हैं. Farmers in India were both enticed and coerced to produce the British industry, thus commercializing Indian agriculture. जैसे इंडिगो फार्मिंग को फोर्सफुली करवाया जा रहा था, तो जिससे कि बिहार की तरफ की जो लैंड थी वो बैरन होती जा रही थी, जिसकी वजह से उन लोगों को फिर ये सब म्यूटिनी वगैरह करना पड़ा. सिपाही म्यूटिनी का वो भी एक रीज़न था. ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड पॉलिसी, पोर्ट एक्सपेंशन एंड द ओपनिंग ऑफ स्वेज कनाल एक्सेलरेटेड द कमर्शलाइजेशन प्रोसेस. और उसी टाइम में स्वेज कनाल एंड पनामा कनाल के बारे में आपने सुना होगा, तो वो भी स्टार्ट हो गया था, और उससे शिप्स के थ्रू ये अपना सामान भेजना शुरू कर दिया था इन लोगों ने. कमर्शलाइजेशन क्रिएटेड अ न्यू क्लास ऑफ इंटरमीडिएटरीज, इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ फेमाइन्स एंड रिड्यूस फार्मर्स टू लैंडलेस लेबर्स. फिर आता है द प्रोसेस ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन इन द मिड 19th century, द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर एंड द डिक्लाइन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड इंक्रीज इन नॉमिनल वेजेस, रिडक्शन इन इंडियन टेक्सटाइल कॉम्पिटिटिवनेस एंड एन इंक्रीज इन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज all contributed to deindustrialization. Trade policy that was unfavorable to India was also contributed to trade decline and aggravated deindustrialization. Though considerable industrialization occurred during British rule, British backing was motivated by self-interest rather than an interest in helping India. जैसे कि 1857 में हम आपको पता होगा कि रेलवेज़ को स्टार्ट किया गया था, वो ब्रिटेन ने सिर्फ अपने बेनिफिट्स के लिए किया था, ताकि उनको इसीलिए वो अपना कम्यूट कर सकें, ट्रांसपोर्टेशन कर सकें. द ब्रिटिश ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वाज आल्सो मार्क्ड बाय अ डिज़ायर टू एक्सप्लॉइट India. Railways assisted the British in moving commodities from the hinterlands to ports and vice versa. पोर्ट्स के थ्रू वो अपना सामान लंदन भेजते थे, और दूर दराज के एरियाज से वो अपना जो कमोडिटीज़ थी उनको मंगवाते थे. इट ऑल्सो इनेबल्ड ब्रिटिश इन्वेस्टर्स टू मेक अट्रैक्टिव प्रॉफिट्स ऑन देयर कैश स्पेंट इन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट. The fundamental goal of introducing Western education to India was to generate a group of Indians who had a shaky grasp of English but were enough westernized to be estranged from their own culture. तो इसमें ये बताया गया है कि वेस्टर्न एजुकेशन को इसलिए लाया गया ताकि वो अपने कल्चर से हट सकें और उनके वाले कल्चर को अपना सकें, और अपने कल्चर से दूर हो जाएंगे तो फिर वो कम्प्लीटली वेस्टर्नाइज हो जाएंगे.
ठीक है. द वेल्थ ड्रेन वाज द यूनिलेटरल मूवमेंट ऑफ रिचेस फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन विदाउट अ सफिशिएंट इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड मटेरियल रिटर्न. मतलब इंडिया से पैसा जो जा रहा था उसके बदले में इंडिया में कुछ भी नहीं आ रहा था. इट अकर्ड थ्रू रेमिटेंसेस, होम चार्जेस एंड द ट्रांसफर ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम प्राइवेट बिजनेस और इन्वेस्टमेंट अमंग अदर थिंग्स. लाइक वहाँ के जो लोग थे, यहाँ पे ऑफिसर्स थे, तो उनको होम चार्जेस करके यहाँ से सैलरी में होम चार्जेस करके दिया जाता था. मैनी ब्रिटिश फिलोसफर्स एंड इंडियन नेशनलिस्ट इंक्लूडिंग दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त एंड C.N. वकील हैव डन रिसर्च एंड रिटन अबाउट द वेल्थ ट्रेन फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन. In 1783, Edmund Burke explained the mechanism of economic drain and rising poverty in Indian situations. In 1776, Philip Frankis studied the drain economy and classified it into 4 broad streams: the East India Company's investment, remittances to other presidency, transfer of private income, and transfer of revenue from private commerce or investment. As per the findings of the Angus Madison, India's share of world economy went down to 23% in 1600 AD to 3% in 1947. Okay. The first generation of British ruler was rapacious. Clive took £250,000 for himself as well as Jagir worth £27 a year. जो क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव करके इनका एक लीडर था, एक की पोजीशन पे था. उसने जमींदारी सिस्टम लेकर आया था, तो उसने ये £27 वो लेकर गया यहाँ से एज ए जागीर. और उसके जो होम चार्ज या फिर उसके लिए जो सैलरी थी वो अलग थी. ब्रिटिश salaries were high. The viceroy received £25,000 a year and governors £10,000. The starting salary in the engineering service was £420 a year, or about 60 times the average income of the Indian labor force. Under the rule of East India Company, official transfers to the UK rose gradually until they reached pound 3.5 million in 1856, the year before the mutiny. In addition, there were private remittances. इतना सब होने के बावजूद भी वो अलग से पैसा और भेजते थे. During the time of direct British control 1858 to 1947, the colonial government's official transfers of monies to the UK were referred to as home charges. Dividends to East India Company shareholders, interest on loan raised by Government of India in England, expenditure on British Army stationed in India, bringing them to India, pensions, annuities, etc. of retired British officers, payment of guaranteed interest to railway companies, and salaries of the Secretary of State for India and his staff were all included in home charges. मतलब इतना सब देने के बाद भी इंडिया में रिटर्न कुछ नहीं आ रहा था, सब कुछ इंडिया से जा ही रहा था. अकॉर्डिंग टू दादा भाई नौरोजी's calculations, India paid Britain £10 crores in house costs between 1829 and 1865. By the 1930s, these residential levies were in £40 to 50 million level each year. तो इस तरीके का कोऑपरेटिव कंपैरेटिव मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है इंडिया का इस ड्यूरेशन का. ठीक है, तो इसमें नीचे बताया हुआ है द अबव टेबल रिफ्लेक्ट्स हाउ ब्रिटेन प्रॉस्पर्ड एट द कॉस्ट ऑफ इंडियाज डेप्रेडेशन. इंडियाज पर कैपिटा इनकम फ्रॉम 1600 to 1947 increased by 12%, whereas the increase for Britain for the same period was 553%. India's total GDP during 1600 to 1947 increased by 2.44 times. किसका? इंडिया का. But for Britain the rise was 52 times. ठीक है, अभी है हमारा नेक्स्ट इन इकोनॉमी टिल 2008 एंड आफ्टर 2008. इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तब तक के लिए सी यू, बाय बाय.